जय श्री श्याम। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, सभी का अपने इस डिजिटल यूनिफ प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हो जाओ तैयार। आज अपन राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। तो अपने चैप्टर का नाम है दोस्तों आज राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के बारे में अनेक विद्वान हुए हैं, जैसे कि मैं नाम बताना चाहूँगा मार्शल, पिगू, फिशर आदि सभी विद्वानों ने राष्ट्रीय आय के बारे में अपने अपने मत बताए हैं। मार्शल, पिगू, फिशर जिन्होंने राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आय होती क्या है इसके बारे में अपन जानेंगे। सामान्य शब्दों में कहूँ मैं, राष्ट्रीय आय तो एक देश में एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं करने का मतलब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग ही आपकी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय के बारे में अपन पढ़ेंगे, जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनसे संबंधित आजकल सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन आगे बढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं कि जो राष्ट्रीय आय का इतिहास है उसके बारे में थोड़ा अपन जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं और फिर अपन इस श्रृंखला को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। सभी विद्वान साथी ध्यान से सुनने और अपने नोट्स लिखते जाए, बनाते जाए, बिना समय व्यर्थ किए हुए अपन अपना चैप्टर प्रारंभ करते हैं। तो राष्ट्रीय आय के मैं इतिहास के बारे में बात करूं या कुछ इसके फैक्ट्स अपन देखें, राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो देखो, राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना करने वाले दादा भाई नौरोजी थे तथा उन्होंने 1868 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की और उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई। दोबारा से सुने, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने यह गणना 1868 में की तथा उन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 20 रुपये बताई। तो अपन नोट्स के रूप में लिखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 में की थी तथा उन्होंने प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, आगे देखेंगे हम चैप्टर में कि प्रति व्यक्ति आय अपन कैसे निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। जीके में क्वेश्चन भी आ जाता है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन किसको जाना जाता है। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन किसको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। कब की, 1868 में की। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितने बताई, 20 रुपये बताई। आगे क्वेश्चन ये भी आ जाता है, दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी की एक बुक का नाम पूछ लिया जाता है। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक बुक लिखी है, बुक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम बताइए, तो द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या कभी कभी ये भी आ जाता है कि द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सीधा सीधा आंसर होगा अपना दादा भाई नौरोजी। एक दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि धन निष्कासन सिद्धांत, धन निष्कासन सिद्धांत, ये भी अपने दादा भाई नौरोजी ने दिया। ये बात तो हो गई अपनी 1868 से संबंधित, जब दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की। लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में की थी तो उन्होंने कोई वैज्ञानिक पद्धति काम में नहीं ली थी। तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अपना सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर VKRV राव। तो अपने लिखेंगे भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने वाले कौन थे, प्रोफेसर VKRV राव थे। इन्होंने क्या किया था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पहले राष्ट्रीय आय ज्ञात की थी। कौन थे, प्रोफेसर VKRV राव। कब किया था उन्होंने, 1925 और 1929 के दौरान। ओके, इसके नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की जाती है। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। CSO की स्थापना कब हुई, 1951। हेड ऑफिस कहाँ है इसका, दिल्ली। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय का मापन CSO द्वारा 1951 के आसपास किया गया। तो 1951 से पहले क्या था, तो 1951 से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1951 से पहले 1949 में एक समिति की स्थापना हुई थी। उस समिति का नाम था राष्ट्रीय आय समिति और इसकी अध्यक्षता PC महालोबिस ने की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि 1949 में कौन सी समिति बनी थी, तो राष्ट्रीय आय समिति। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, PC महालोबिस। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो अपन देखेंगे 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता PC महालोबिस द्वारा की गई। ये अपने फैक्ट्स हुए। दोबारा से बता देना चाहता हूँ आपको फैक्ट्स। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 में की। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कौन थे, प्रोफेसर VKRV राव। उसके बाद में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की जाती है। CSO की स्थापना 1951 में हुई, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है।
1951 से पहले 1949 में एक समिति बनी थी, उसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति, और जिसकी अध्यक्षता पीसी महालनोबिस द्वारा की गई। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे, जो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो दो तरीकों से होती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो दो तरीकों से होती है। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, और एक की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित कीमतों पर। देखो स्थिर कीमतों पर क्या होता है और प्रचलित कीमतों पर क्या होता है। स्थिर कीमतों पर अपन क्या लेते हैं, एक अपन चूज करते हैं, इसमें आधार वर्ष का चयन करते हैं। ठीक है, आधार वर्ष का चयन कैसे करते हैं? देखो जैसे कि मान लो कि अब अपना 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, अपन एक ऐसा वर्ष ले लेते हैं जिसमें कि मूल्यों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। जैसे 2020 में तो लॉकडाउन वाला चल रहा था, कोरोना महामारी चल रही थी, तो ये मानो कि जैसे 2023 में अपनी कीमतें औसत थी, या कोई भी एक ऐसा वर्ष ले लेंगे, जैसे 2023 अपने वर्ष ले लिया, तो इस वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लेंगे। अब जैसे अपन पूछेंगे कि 2025 में राष्ट्रीय आय कितनी है, तो 2025 में ये नहीं देखना कि इस वस्तु का 2025 में तो मान लो कि मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ये नहीं लेना। 2023 में जो अपने आधार वर्ष माना उसमें उस वस्तु का मूल्य कितना है, 80 रुपये है माना, तो 80 रुपये के आधार से क्या राष्ट्रीय आय की क्या की जाएगी, गणना की जाएगी। जबकि प्रचलित कीमतों पर क्या होती है, प्रचलित कीमतों पर जैसे कि मानो अपन को राष्ट्रीय आय की गणना करनी है वर्ष 2025 की, तो 2025 में वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या है। जैसे मान लो कि 2025 में वस्तुओं की कीमतें कितनी है, 100, तो राष्ट्रीय आय की गणना भी किस आधार पर की जाएगी, प्रचलित कीमतों के आधार पर ही की जाएगी। दैट्स ऑल। राष्ट्रीय आय की गणना करने के दो तरीके हैं, स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर। अब प्रश्न ये आता है कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना सही होती है या प्रचलित कीमतों पर सही होती है? तो ये माना गया है कि राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना अधिक उपयुक्त मानी गई है। या वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना, प्रश्न आ भी जाए एग्जाम में, आता भी है बहुत बार, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, EAFM, अकाउंटेंट, संगणक, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, चाहे TGT हो, PGT हो, UPSC हो, UPPSC हो, आदि में संबंधित में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन आ जाता है स्थिर कीमतों पर, ऑप्शन बी प्रचलित कीमतों पर, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी नन। तो बताओ कौन सा होगा आंसर? सही आंसर होगा वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में ही। राष्ट्रीय आय के बारे में अपन नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उस गणना करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। कौन कौन सी विधियां हैं? तो अपन लिखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। देखो अपने देश की राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, तो जैसे कि अपने देश में कितना उत्पादन हुआ, सभी उत्पादन को जोड़ दो तो अपनी राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। या अपने देश में टोटल इनकम कितनी हुई, उससे भी अपन राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं।
कि अपने देश में कितना अपने टोटल एक्सपेंसेज कर दिया, उसके आधार पर भी अपन राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न आ जाए कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि है उत्पादन और आय विधि। वह विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि नहीं है। अब किस क्षेत्र में, अपन आगे देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब मेरे को आप बताओ, कृषि बोलूँ मैं, कृषि में उत्पादन होता है ना, तो कृषि व विनिर्माण, कृषि व विनिर्माण में उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है। अपन देखते हैं गेहूं का कितना हुआ, चावल का कितना हुआ, जौ का कितना हुआ, ज्वार का कितना हुआ, इन सभी का उत्पादन कितना हुआ। तो कृषि व विनिर्माण में कौन सी विधि काम में ली जाती है, उत्पादन विधि ली जाती है। आय विधि सेवा क्षेत्र के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय आय की आय विधि काम में ली जाती है। और वह विधि किस में काम में ली जाती है, निर्माण क्षेत्र में। निर्माण क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की वह विधि काम में ली जाती है। अब आगे थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का प्रवाह। राष्ट्रीय आय का प्रवाह या राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। अपन देखेंगे कि राष्ट्रीय आय स्टॉक है या राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय आय है, स्टॉक है, प्रवाह है, दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। कैसे है राष्ट्रीय आय एक प्रवाह, ये अपन देखते हैं। तो अपन नेक्स्ट देखेंगे अब राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। राष्ट्रीय आय क्या है, एक प्रवाह है। अपन को ध्यान रखना स्टॉक नहीं है। इसका मतलब अपने पास दो आगे कि एक तो प्रवाह है और एक स्टॉक। तो अपन जानेंगे कि प्रवाह क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। देखो प्रवाह है, प्रवाह में उन चरों को शामिल किया जाता है जिनका मापन एक समयावधि के लिए होता है। प्रवाह में उन चरों को शामिल किया जाता है जिनका मापन एक समयावधि के लिए होता है। प्रवाह में उन चरों को शामिल किया जाता है जिनका मापन एक समयावधि के लिए होता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय, बजट, राजकोषीय गठन etc। स्टॉक अवधारणा, स्टॉक में उन चरों को शामिल किया जाता है जिनका मापन एक निश्चित समय पर होता है। जिनका मापन एक निश्चित समय पर ना पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर एक निश्चित टाइम होता है। जैसे कि अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन मतलब एक निश्चित स्थिति पर एक पूरी निश्चित समयावधि के लिए पूरे साल के ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ वो सारा तो किसमें शामिल किया जाता है, प्रवाह में। स्टॉक में वर्ष के अंत में अपन एक निश्चित समय बिंदु पर अपने व्यापार में, अपने देश में कितनी कैपिटल है, कितना लोन है, कितनी एसेट्स है, इस प्रकार उसके अपन गणना करते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसमें जैसे कॉमर्स के बच्चे आराम से समझ जाते होंगे। स्टॉक अवधारणा में अपन शामिल करेंगे जैसे कि कैपिटल की गणना है, एसेट्स, लोन,
etc। तो आपने अब तक पढ़ा प्रवाह अवधारणा, स्टॉक अवधारणा। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है। बने रहिए। अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। देखो राष्ट्रीय आय का चक्र कैसे चलता है, कैसे व्यक्ति के पास आय आती है, कैसे व्यक्ति पैसे को खर्च करता है, कहाँ से वो वस्तु प्राप्त करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को अपन समझेंगे। तो चक्रीय प्रवाह को अपने दो भागों में बांट रखा है। एक होता है अपना पारिवारिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र। दूसरा है अपना उत्पादन क्षेत्र। अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। अब सीधी सीधी सी बात है कि अपन देखेंगे कि व्यक्ति आय किधर से करता है। तो मैं यहां लिखता हूं आय। क्या आय व्यक्ति परिवार से उत्पादन से की तरफ लेके जाता है, या इनकम आदमी उत्पादन क्षेत्र में किसी फैक्ट्री में जाता है, उसमें काम करता है, कंपनी में उत्पादन करने वाला ये तो है ना। तो इस उत्पादन क्षेत्र से, इसे उत्पादन क्षेत्र से, इस उत्पादन क्षेत्र से काम करता है और वहाँ से पैसे कमा के लाता है। कहने का मतलब परिवार में इनकम कहाँ से आती है, उत्पादन क्षेत्र से। तो मैं आय को क्या लिख सकता हूँ चक्रीय प्रवाह में, व्यक्ति के पास आय कहाँ से आएगी, उत्पादन क्षेत्र से। और किधर की तरफ आएगी, वो पारिवारिक क्षेत्र की तरफ आएगी। व्यय किधर होंगे, इसी प्रकार अपन लेते हैं व्यय, एक्सपेंडिचर। परिवार उत्पादन क्षेत्र ने कोई भी वस्तु बनाई है, चाहे वो डोमेस्टिक बनाई हो, कॉस्मेटिक बनाई हो, कोई मशीनरी बनाई हो, जो भी उसने बनाई है उत्पादन क्षेत्र ने, तो अपन उत्पादन क्षेत्र से अपन क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो अपने पास वस्तु या सेवा आती है और अपने पास पैसा अपना चला जाता है। इसका मतलब करने का मतलब व्यय हो जाता है। तो व्यय किधर होता है, तो व्यय अपना पारिवारिक क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर होता है। कोई दिक्कत। अब अपन देखते हैं वस्तु व सेवा, वस्तु ओब्लिक सेवा। इसकी प्राप्ति अपन को कहाँ से होती है, वस्तु कौन बनाएगा, उत्पादन क्षेत्र बनाएगा। कहने का मतलब वस्तु या सेवा को अपनी प्राप्ति, व्यक्ति को प्राप्ति उत्पादन क्षेत्र से होती है, और वो वस्तु व सेवा प्राप्त करने वाला कौन होता है, पारिवारिक क्षेत्र होता है। इसी प्रकार जैसे अपन देखते हैं कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहसी। कौन कौन से हुए बताना। आपका 1 नंबर भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहसी। एंटरप्रेन्योर, मैनेजमेंट, लेबर, कैपिटल और लैंड। ये किधर से, इनका प्रवाह किधर से किधर होता है। तो देखो परिवार क्षेत्र ही अपन को भूमि उपलब्ध कराएगा, परिवार के लोग ही पैसे लगाएंगे किसी में, परिवार के द्वारा ही श्रम जाएगा। कहाँ किधर की तरफ जाएगा, उत्पादन क्षेत्र की तरफ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। तो उत्पादन के 5 साधन हो गए आपके पास, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहसी। इनका प्रवाह किधर होता है, पारिवारिक क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर। एक और पूछा जाता है कि भूमि पर क्या मिलता है व्यक्ति को। तो भूमि पर मिलता है लगान। पूंजी पर क्या मिलता है, पूंजी का प्रतिफल क्या होता है, ब्याज।
श्रम को या श्रमिक को उसकी क्या मिलती है, मजदूरी। प्रबंध है, कोई मैनेजर है, मैनेजमेंट करता है, तो उसको क्या मिलता है, वेतन। और साहसी को क्या मिलता है, लाभ। एंटरप्रेन्योर जानते हो, साहसी किसी भी काम को करने वाला, उस काम को करता है, उसमें साहस उठाता है, हानि की रिस्क उठाता है, उसको अपन बोलते हैं साहसी। मतलब कोई भी नया उद्यम स्थापित करने वाले को अपन बोलते हैं साहसी। ठीक है। प्रबंध आप जानते हो, मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट देखना, किसी भी संस्था का मैनेजमेंट देखना, उसको देखना किस प्रकार कार्य को करना है। प्रबंध में आप जानते भी होंगे, उस भाई नियोजन करना है, संगठन करना है, समन्वय करना है, निर्देशन करना है, कार्य को नियंत्रण करना है, आदि काम आते हैं। श्रम अपन जानते हैं, पूंजी अपन जानते हैं, भूमि पर जानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का प्रभाव भी आपके एग्जाम में कभी कभी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जैसे कॉमर्स की है, पीजीटी है, टीजीटी है, एसआई है, आरएस है, इन एग्जाम्स में भी इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको अब तक जो मैटर पढ़ाया है, यदि आपको समझ में आया तो आपका एक थंबनेल बनता है, जिससे कि हमको प्रोत्साहन मिले, हमें समझ में आए कि बच्चों के वास्तव में समझ में आ रहा है और हम आपको और आगे दे सके। इसलिए आप हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाए, हमें मोटिवेट करें कि आप लाइक करोगे तो हम मोटिवेट होंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका स्नेह मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, और हम अपना पूरा जो भी है ज्ञान है, अपना समर्पण है, सभी आपको देने के लिए आपकी तैयारी में पूरी तरह से समर्पित है। ओके सर, नमस्ते। राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय आय का अगला भाग, जिसमें अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी है अपन मैं बता देना चाहूँगा। अपन पढ़ेंगे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, 5 या 10 क्वेश्चन आपको कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की एग्जाम, एसआई की एग्जाम, आरएस वगैरह सभी में 5 या 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी से आते हैं। अपन जो आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी अपन पढ़ते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, देश की घरेलू आय कितनी है, शुद्ध निवेश आय कितनी है, सकल घरेलू उत्पादन कितना है, आदि सभी। तो इन सभी का अपन नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में इन सभी का अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से जाने। आप बने रहे हमारे साथ, पूरा एकदम बेसिक से लेके पूरा टॉप तक करवाया जाएगा। इसके बाद में चैप्टर पूरा होने के बाद में अपन इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और फिर आप टेस्ट सीरीज से भी जुड़े रहे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।